नमस्कार, मैं तिरविजय सिंह, हिंदुस्तान लखनऊ का संपादक। आप सभी आगंतुकों का स्वागत इस कार्यक्रम में। जीतेगा उत्तर प्रदेश, जीतेगा हिंदुस्तान श्रृंखला के तहत आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने आज यह ई-संवाद आयोजित किया है। इसका विषय है कोरोना चुनौतियों के बीच निवेश व रोजगार की संभावनाएं। आज के इस संवाद से पहले आगरा, कानपुर, पटना में ऐसे संवाद आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे संवाद का हमारा उद्देश्य है कोरोना से उपजे संकट के बीच देश प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर यथाशीघ्र सिर्फ सामान्य ही न हो बल्कि इस संकट को अवसर मानते हुए हम और आगे बढ़ें। इसी कड़ी में आज का यह ई-संवाद है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सिद्धार्थनाथ जी जुड़ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आप शामिल हैं। श्री सिंह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के साथ ही निवेश व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री भी हैं। इस वजह से हमें भरोसा है कि आज के संवाद में आपकी बातें प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी होंगी। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, का बहुत बहुत स्वागत। इसके पहले आपको बीएचयू में प्रबंध शास्त्र में गौरवशाली अध्यापन का अवसर मिल चुका है। आपकी विशेषज्ञता हमारे आज के कार्यक्रम को जानकारी परक बनाएगी। कस्टमर रिलेशन एंड सेटिस्फैक्शन मॉडल और मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपकी विशेष उपलब्धि रही है, जो कि आज के विषय के हिसाब से ज्यादा ही मौजू है। श्री जय कुमार अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन है एग्री कमेटी CII के, आपका स्वागत है। इसके पहले आप CII लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जय कुमार जी की एक पहचान ज्ञान डेयरी प्रबंध निदेशक के रूप में है। फिलहाल आप अपना कारोबार देश के अन्य हिस्सों में बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए गोरखपुर और वाराणसी में प्लांट लगा रहे हैं ताकि बिहार और आसपास के इलाकों में भी, और दूध की होम डिलीवरी मॉडल पर काम कर रहे हैं आप। उद्यमिता बढ़ाने की सीख एक आपसे मिलेगी लोगों को। श्री मनमोहन अग्रवाल जी, महासचिव इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं स्वागत करूंगा। अभी वो कुछ वजहों से जुड़ नहीं पाए हैं। मनमोहन अग्रवाल जी के बारे में हम सब जो जानते हैं कि एक केमिकल इंजीनियर थे। पहले इन्होंने नौकरी भी की, बाद में इन्होंने पेंट्स पिगमेंट के इलाके क्षेत्र में काम शुरू किया, इसका उत्पादन शुरू किया इन्होंने, और कई देशों में आपके उत्पाद की एक पहचान बनी हुई है। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं श्री मनमोहन अग्रवाल जी को चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। श्री मनमोहन अग्रवाल जी। धन्यवाद तिरविजय सिंह जी। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं अपना उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अभी हाल ही में एक MOU इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में 3 लाख माइग्रेंट लेबर्स को रोजगार देने के बारे में हाल ही में किया गया है। और मैं इस बारे में ब्रीफ में बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि IIA की तरफ से इस दिशा में काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। IIA ने एक वेबसाइट IIArojgar.com बना दी है, जिस पर कि आपके विभाग द्वारा दिए गए लगभग 8.5 लाख माइग्रेंट लेबर्स का डेटा अपलोड कर दिया गया है। और हमारे विभिन्न जिलों में जो चैप्टर्स हैं, उनके हमारे जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सब उसी वेबसाइट से काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सर, मैं दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारे माननीय
मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी एक लैंडलॉक होने की वजह से काफी समय से ये दिक्कत आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक माल बनाना और एक माल जो बन रहा है पोर्ट के पास, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता था, वो फ्रेट एलिमेंट का। और मुझे प्रेस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला कि आप इस पॉलिसी में एक्सपोर्ट में जो फ्रेट एलिमेंट है उसमें आप काफी छूट देने जा रहे हैं और उसका रीइंबर्समेंट करेंगे। इसका मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, जो हमारी कई वर्षों से ये मांग थी, वो वास्तव में आपने उस पर ध्यान दिया। लेकिन सर, मैं कुछ बातों को और आपके सामने रखना चाहूंगा एक्सपोर्ट के लिए, कि एक्सपोर्ट में जो यूपी में एक मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है और एक्सपोर्ट करता है, उसको कुछ चीजों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एक एक्सपोर्टर गुजरात में बैठा हुआ है, एक जगह है वहां दहेज, जो कि बिल्कुल पोर्ट के पास में और अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वहां पर जो बना रहा है एक मैन्युफैक्चरर और एक जो उत्तर प्रदेश में बना रहा है, दोनों में जो डिफरेंसेस हैं सर, वो देखने लायक हैं। वहां पर जो SEZ में यूनिट्स लगी हैं, उनको 6 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में एवरेज में 10 रुपए यूनिट पे बिजली उसको मिल रही है। तो सर, जब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी तो हम अपने देश के ही दूसरे एक्सपोर्टर से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, जबकि एक्सपोर्ट में कंपटीशन ग्लोबल होता है। तो मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ और फैसिलिटीज वहां पे SEZ में दी गई हैं, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, वहां पर जमीनों का रेट, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, वहां पर 700 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट पे जमीनें दी जा रही हैं, और जबकि अपने उत्तर प्रदेश में UPSIDC का रेट 2000 रुपए मीटर से लेकर के 10,000 रुपए मीटर तक है, और लखनऊ में ही 5,000 रुपए मीटर पे जमीन मिलती है, जो ऑफिशियल रेट है। तो सर, इस पे भी थोड़ा ध्यान देने वाला है। बाकी कुछ और फैसिलिटीज हैं जिसके बारे में मैंने आपसे ज्यादा इस समय नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर भी जरूर आप ध्यान दें, और IIA को जहां पर भी आप समझें, हम आपके साथ में हैं एक्सपोर्ट की पॉलिसी के लिए। सर, एक चीज और रखना चाहूंगा आपके सामने कि एक्सपोर्ट में कोविड-19 के पहले जो हमारी रिलायबिलिटी हमारे कस्टमर के ऊपर, दूसरे देश में बैठे हुए के ऊपर होती थी, वो ड्यू टू लॉकडाउन अब रिलायबिलिटी नहीं रही है उसकी। तो अब हमें जब माल हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उतना एश्योरेंस पेमेंट का नहीं है जो कि पहले था। इसके लिए भारत सरकार ने ECGC लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई है, पहले से काफी समय से आ रही है। लेकिन सर, ECGC से अगर हम अपना क्रेडिट की गारंटी लेते हैं तो उसमें हमको प्रीमियम बहुत हाई देना पड़ता है, लगभग 1.8 से 2.2% तक प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि सर आज की तारीख में 5% मार्जिन के ऊपर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से अगर हम 2% इस पे दे देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ECGC से या तो रेट कम कराया जाए, या सरकार जो ECGC का प्रीमियम है उसको रीइंबर्स करे। सर, दूसरा, जहां तक निवेश की बात है, मैंने देखा है कि आपने काफी प्रयास किए हैं, जो कि चाइना में कंपनीज बेस्ड थी, वो आज शिफ्ट करना चाहती हैं वहां से और भारत की तरफ देख रही हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा उनका स्थान हो सकता है, और जो आपका काफी प्रयास चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि सर, अगर आप कुछ थोड़ी भी अगर बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो सर, MSME, एक बड़ी इंडस्ट्री के पीछे 50 से 100 MSME को मौका मिलेगा वहां पे काम करने का। तो इसका जो आपका प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है सर, लेकिन इसको सर कंटिन्यू करिएगा, और हम लोगों की जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी उसको जरूर बताइएगा। इसके अलावा सर, मेरे एक चीज और है कि आज हमारी जो नया इन्वेस्टर आएगा उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है जो आज की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है। आज की उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वही नए निवेश आने वाले को बताती है सर कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये माहौल है, उसको ऐसा ऐसा आप जरूर आइए। सर, मैं MSME की कुछ भावनाएं, क्योंकि हमारे IIA के जो 8,000 मेंबर्स हैं, वो आपके सामने रखना चाहूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि MSME की जो एक रुकावट है आज की तारीख में अपने प्रदेश के अंदर, वो खत्म हो जाए। सबसे पहले सर, मैं ये कुछ चीजें रखना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज बंद थी,
तो इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी कि इस पीरियड का फिक्स चार्ज को आप माफ कर दीजिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी उस वक्त ये सुनकर के जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 1 अप्रैल को कि इंडस्ट्रीज से फिक्स चार्ज बिजली का नहीं लिया जाएगा। परंतु सर 2 दिन बाद ही उनके इस भावना को देखते हुए जो भी किया गया होगा, लेकिन ये एक नया आदेश निकला कि अब मार्च के महीने में जो 10 दिन लॉकडाउन रहा उस पीरियड का अप्रैल में जो बिल आएगा उसका 1/3 उसको डेफर कर दिया जाएगा जून के बिल में, और अप्रैल के महीने में 15 दिन का लॉकडाउन का आधा फिक्स चार्ज जुलाई के महीने में लिया जाएगा। सर वो इंडस्ट्रीज उससे बहुत परेशान हुई, हम लोगों ने लगातार प्रयास करा और आखिरी में अभी पिछले 16 जून को हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ये आदेश पारित किया कि जुलाई के महीने में पूरे 1 महीने का फिक्स चार्ज माफ कर दिया जाएगा, कोई भी फिक्स चार्ज 1 महीने का नहीं लिया जाएगा। लेकिन सर मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अगले दिन ही 17 जून को एक आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जो मार्च के महीने का अप्रैल महीने में फिक्स चार्ज रेफर किया गया था, दैट इज 1/3, वो माफ कर दिया जाएगा जुलाई के महीने के बिल में। तो सर उसका कोई बेनिफिट नहीं रहा। दूसरी तो लोगों के मन में, एमएसएमई के मन में ये आज भावना आ रही है कि सरकार जो घोषणा कर रही है क्या वो वास्तव में आगे इंप्लीमेंट होगी कि नहीं होगी। तो मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार जो घोषणा करे या तो पहले होमवर्क करके तब घोषणा करे या फिर जो घोषणा करती है तो उसको अधिकारी लोग माने। दूसरा सर लेबर लॉस के बारे में हमें पत्रों के अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला करीब लगभग 2 महीने पहले कि जो कोरोना वायरस की वजह से और जो लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज दिक्कत में चल रही हैं, उनके रिलीफ देने के लिए अगले 1000 दिनों तक लेबर लॉस में रिलीफ दिया जाएगा और उनके ऊपर केवल एक लॉ लागू होगा कि वो पेमेंट, मिनिमम वेजेस का पेमेंट देंगे वर्कर को और वर्कर काम करेगा। इंडस्ट्रीज ने बहुत स्वागत किया इसका, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमें पेपर से ही पता चला कि ये जो लाभ है वो केवल नई इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा, जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सर ये जो लॉकडाउन का नुकसान नई इंडस्ट्री को कहाँ हुआ था, ये तो केवल जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसी को हुआ था, जबकि लेबर लॉ में जो है ये कर दिया गया कि जो नई इंडस्ट्री आएंगी उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ, लेकिन लगभग 1.5 महीने हो गए, अभी भी इंडस्ट्रीज दुविधा में है कि एक्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर लॉस को क्या किया गया है। तो मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की दुविधा का अगर माहौल रहेगा तो इंडस्ट्रीज खुल के काम नहीं कर पाएंगी और नया इन्वेस्टमेंट आने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं आपसे पुनः सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की दुविधाएं सरकार जो घोषणा करे उसको प्लीज कोशिश करें कि जरूर इंप्लीमेंट हो, और जब इंप्लीमेंट हो तभी इंडस्ट्री जो है उसको लाभ ले पाएगी। सर मैं सर बस इतना ही आपसे निवेदन था और आपके सामने ये बात रखनी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हिंदुस्तान अखबार का, जिन्होंने कि आज हमको ये मौका दिया आपसे बात करने का और अपनी बात आप तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, और हिंदुस्तान हिंदी अखबार के माध्यम से जो आज संवाद आपका है उसमें मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। और साथ ही साथ अन्य महान भाव भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे मनमोहन अग्रवाल जी हैं, आलोक राय जी हैं, जय अग्रवाल जी भी हैं, तो सभी का मैं सभी की बातें भी सुनी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये समय कोई साधारण नहीं है, और ये जब अभी आपके बीच में, हमारे बीच में जब कह रहे थे कुलपति जी कि ये एक चुनौती भरा है, मेरा मानना है कि चुनौती तो भरा होता ही है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब कुछ हमारी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के जकड़न से या उसकी पकड़ से हम लोग निकल नहीं पाते। और आज जो समय आया है वो ये है कि पूरा देश और विश्व तैयार है कि हम
कुछ ऐसा करें जिससे कि इस पकड़ से हम बाहर निकले। जो चीजों की कल्पना करते थे, बोलते हैं कि आज उसको करने की प्रयास करना चाहिए। जो प्रयास शब्द है उसमें आप फेल भी होते हैं तो आपको पास माना जाएगा। ये एक अनोखा एक पीरियड आया हुआ है। तो इसलिए हर सरकार को, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और जो आप करते आए हैं उससे अलग हटके करना चाहिए। और यही हमारी योगी जी की सरकार का भी प्रयास है। और इसलिए उसको कहीं मैं अर्थशास्त्री या अर्थ जगत की लैंग्वेज में, शब्दों में इस्तेमाल करूं, ये डिस्ट्रप्टिव इकोनॉमी का एक दौर चल रहा है और इसके अंदर हम लोग को बहुत चीजें करनी पड़ती है। मगर कुछ बीच में प्रश्न भी आए हैं तो उसका भी मैं जवाब दूंगा। मगर निवेश और रोजगार के संभावनाएं उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती है उसमें मैं अपने आप को फोकस रखूंगा। निवेश जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो खाली बातचीत करने से नहीं होता है, उसके लिए ग्राउंड वर्क बहुत बड़ा करना पड़ता है। और आज की डेट में जब आपका एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपकी गिरती जा रही है और विश्व की भी गिरती जा रही है, सब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता निवेश लाने का। मगर निवेश की कुछ संभावनाएं बनती है। उसका कारण कुछ चाइना से लोग निकलना चाहते हैं, कुछ निवेशक निकलना चाहते हैं, कुछ जो कंट्रीज हैं वो भी चाहती हैं और उसके लिए वो मदद भी कर रही हैं। उदाहरण के लिए जापान जैसी कंट्री, तो उसमें कुछ संभावनाएं बनती हैं और उसी के लिए खाली भारत ही नहीं, भारत के जितने राज्य हैं वो भी नहीं, मगर विश्व के बहुत अन्य जो देश हैं वो भी इस कंपटीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास रहा है और हमने जल्दी शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई और निवेश मंत्री के रूप में मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं। और हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं जो हम लोग ने 2017 में लाए थे, वो पॉलिसीज में क्या क्या सुधार हो सकता है। मैं जब सुधार की बात करते हैं तो हम लोगों ने विशेष रूप से देखा कि देश के अंदर ही हम सबसे अच्छे ना खड़े हों पॉलिसी के तहत। हम विश्व में जो हमारे साथ कंपटीशन करती हैं, जिस प्रकार से वियतनाम है, जिस प्रकार से इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन लोगों से भी हम लोग ज्यादा बेहतर या उनके बराबर खड़े होने का हमारा एक लक्ष्य हम लोग के सामने तय किया गया। एक चुनौती थी और उसको हम लोग ने पाने के लिए हम लोग ने ये भी देखा कि सभी सेक्टर्स को ना रिफॉर्म करें। हम 8-10 ऐसे सेक्टर्स पकड़े जिसमें फूड प्रोसेसिंग आता है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग आता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग आता है, उसी प्रकार से हम लोग के कुछ जो पार्क्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनते हैं, एमएसएमई, टेक्सटाइल पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, इन सब के अंदर हम क्या नई पॉलिसीज ला सकते हैं, उस दिशा में हम लोगों ने अपनी योजनाएं तैयार करने लगे। और इसके अंदर खाली सरकार नहीं, हम लोग ने प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी भी हम लोग ने सर्विसेज लेनी शुरू करी। और मुझे खुशी है कि कम समय में ही हम लोगों ने अधिकांश इन सब चीजों में हम लोगों ने अपना कार्य और अपनी योजनाएं तैयार कर ली। साथ ही साथ उसके अंदर जैसे लेबर रिफॉर्म्स की बात होती है वो की गई, मगर खाली मनमोहन अग्रवाल जी से कहूंगा अखबार पढ़ना अच्छा होता है, व्हाट्सएप देखना अच्छा होता है, मगर बहुत ज्यादा मत ध्यान दिया करिए। कभी कभी हम लोग से भी सीधे बात कर लिया करिए मनमोहन अग्रवाल जी, ना तो आपके माध्यम से गलत भी प्रचार हो जाता है। ये इंडस्ट्री जो है, ये जो रिफॉर्म लेकर आए हैं मनमोहन जी, हम लोगों ने रिफॉर्म निवेश के लिए नहीं है, ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए ही होता है, तो उसको हम लोग लेकर आए हैं। तो कृपया करके उस पर जरा आप गौर ज्यादा करें और र्यूमर पे कम करें। उसी प्रकार से हम लोगों ने ये सब चीजें जो देखी, तो इसलिए लेबर रिफॉर्म लाए। अब मैं उम्मीद करता हूं कल ही कैबिनेट होती है और कैबिनेट में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग का नया जो एमएसएमई एक्ट है वो भी आ जाएगा, जिसके अंदर भी बहुत बेहतरीन हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। और उसमें आपके जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको एक तो नए वालों को फायदा होगा कि उनको लगाने में अब 72 घंटे में आपको एनओसी दे देंगे और आप 3 साल के अंदर अपने सब अप्रूवल्स हमें सबमिट करेंगे।
हाँ, एनवायरमेंट पर्यावरण से जो संबंधित है वहां पे आपको लेना पड़ेगा पर्यावरण, बट जिनको पर्यावरण की जरूरत नहीं होती उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। मगर उसके अंदर आपकी जो पेमेंट्स है आपको उसके लिए भी फायदा मिलेगा। आप लोगों का पहले ही हम कर चुके हैं कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपका माल यहीं पे बने और यहीं पे हम लोग खरीदें, तो 25% का जो टेंडर में क्लॉज है वो भी हम लोग ला चुके हैं। तो ये सब चीज देखते हुए एमएसएमई को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। मगर एमएसएमई खाली इन चीजों से मजबूत हो जाए तो मेरा मानना ये संभव नहीं है। कहीं हम विश्व की ग्लोबल चेन बनना चाहते हैं तो एमएसएमई को भी आगे आना पड़ेगा, आप जैसे एसोसिएशंस को भी आगे आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि मैं अन्य कंट्रीज से जो मेरी बातचीत होती है वहां के लोगों से बात हो रही है कि हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे एमएसएमईज के टेक्नोलॉजीज नई नहीं लेंगी, उसके लिए सरकार की योजना भी हमने तैयार कर रखी कि आप लोगों को हम लोग बैंकों से उसकी मदद भी करेंगे। आप नई टेक्नोलॉजीज मिलके नहीं लेकर आएंगे, लेने को नहीं तैयार होंगे, उसके लिए स्किलिंग के हमारे प्रोग्राम्स में अपने लोगों को नहीं भेजेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। और कहीं एमएसएमई टेक्नोलॉजीज के साथ, इनोवेशंस के साथ नहीं जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश की, तो बड़े उद्योग भी नहीं आएंगे। कोई भी उद्योग आता है तो सबसे पहले पूछता है कि हमारी स्किलिंग कैपेसिटी क्या है, डीप स्किल्स क्या है, तो उसके लिए ये आवश्यक बन जाता है। और कहीं हम लोग जब चाइना से बात करते हैं लेकर आने की, तो चाइना का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, लोग चाइना गए हैं तो इसलिए गए थे कि वहां पे लेबर चीप है, इसलिए नहीं खाली गए थे। वहां पे इसलिए गए थे क्योंकि चाइना के अंदर बहुत गहराई से एक हाई स्किल जो लेबर है वो मिलती थी वहां पे, उसके आधार पर नई टेक्नोलॉजीज भी पैदा हुई। तो इसका हम लोगों का प्रयास है। तो जब निवेश की हम सब तरफ से बात करते हैं तो खाली हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जापान, हमने साउथ कोरिया, हमने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का ये सब डेस्क बना दिए हैं। उसमें अपर प्रमुख सचिव के लोगों को उसका मुखिया भी बना दिया, इंचार्ज भी बना दिया है। निवेश मंत्री के रूप में मेरे साथ इंडस्ट्रीज के मंत्री महाना जी, हम लोग बैठ के इसकी मॉनिटरिंग हर 2 हफ्ते पे करते हैं। एक कॉन्टैक्ट बेस करना पड़ता है, हम लोग को बातचीत करनी पड़ती है। आज ही मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अभी सेमिनार किया, वेबिनार किया, जिसमें 44 कंट्रीज के निवेशक लोग जुड़े हुए थे। तो ये सब चीज करी है। तो वो एक अलग वो भी प्रक्रिया करनी है, मगर साथ साथ हमें एक टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन की दृष्टि में देखना। इसीलिए मैंने फिक्की और कानपुर से आईआईटी कानपुर के साथ बातचीत करी, उनको प्रस्ताव भी दिया है, वो उसको कंसिडर करके हमसे एक एमओयू साइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम हर जनपद में एक टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। जब ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनता है, उसमें आप लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले भी जुड़ सकते हैं, आप कुछ जनपद अपने ले सकते हैं जिसमें आपका भी हमें योगदान मिलेगा। जो स्टार्टअप्स भी हैं वो भी वहां पे, वहीं से आपके स्टार्टअप्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर है, उसमें बहुत चीजें आ जाएंगी। तो इस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। कहीं हम लोग नौकरी की संभावना बोलते हैं तो ये जो एक आपको अभी तक बताया निवेश, इससे नौकरियां पैदा होती हैं, मगर नौकरियां खाली इसी से नहीं है। जो हमारे उद्योग हैं, आपको मुझे खुशी होती है कि जब मैं आपको बताते हुए कि 8 से 8.5 लाख यूनिट उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन में बंदी थे, उन लोगों को हम लोगों ने मदद करके उनका हैंड होल्ड करते हुए उन लोगों को स्टार्ट करवाया। और आज 40 से 45 लाख जो लोगों को काम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, कुछ वापस गए, कुछ लोगों को नया मिला है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने स्किलिंग, जो माइग्रेंट आया, प्रवासी आया, उसको हम लोगों ने स्किल उनकी मैपिंग करी। उसके आधार पे जो अभी मनमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे,
हम लोग ने एक अपना डाटा बैंक बनाकर उनको स्किल के आधार पर 8.5 लाख लोगों का एक डाटा सूची दी, जो उन्होंने अपने उस पे वेबसाइट पे चढ़ाई है। अब उसके आधार पर इन लोग मैप कर रहे हैं और इन लोगों ने 3 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट दी है। मैं अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मगर इन लोगों ने उसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया है। वो अब आने वाले समय में एक कार्यक्रम के माध्यम से उसकी ज्यादा डिटेल्स हम लोग देंगे। इसी प्रकार से CII फिक्की ने भी किया है, उसी प्रकार से लघु उद्योग भारती ने भी किया है। तो ये सब चीजें नौकरियां प्रवासियों को देने की, साथ ही साथ जो हमारे निवासी हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में किस एरिया में लोगों को, अभी तक ये होता था कि NCR, नोएडा चलो, ग्रेटर नोएडा चलो, वहीं पे हम लोग लगाएंगे उद्योग। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का तैयार करना शुरू कर दिया, पहले दिन से ही शुरू किया। आज इसी का कारण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, 11 और छोटे एयरपोर्ट में से 7 तैयार हो गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले से चल रहा था, उसमें भी तेजी लेकर आया, केंद्र सरकार के माध्यम से लाए हैं। अन्य जो नेशनल हाईवेज भी हैं उत्तर प्रदेश के बेहतर के, एक इनलैंड वाटरवे का भी जो अभी तक नहीं हुआ था, वो गडकरी जी के माध्यम से उसको भी शुरू करवाया है वाराणसी। तो ये सब चीजों का हम लोगों ने एक बड़ा जाल तैयार करना शुरू किया है। और वो जब जाल तैयार होता है, साथ ही साथ आप लोगों ने अभी किसी ने मेंशन किया था कि उत्तर प्रदेश मतलब लॉक स्टेट है, लैंड लॉक स्टेट है, जिसका मतलब हमारे पास पोर्ट्स नहीं है। तो ड्राई पोर्ट का भी हमारा प्रपोजल केंद्र सरकार को जा चुका है। जब ड्राई पोर्ट का होता है तो उसमें बड़ी फैसिलिटीज आएगी। हम लोग उसी को देखते हुए अभी तक SEZ का एक कॉन्सेप्ट रहा है। तीर विजय सिंह जी, ये थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश काम करना शुरू कर चुका है। केंद्र सरकार ने अभी अप्रूवल दिया है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का कस्टम्स लोगों ने उसको वेट करते हुए केंद्र सरकार ने उसको अप्रूव किया है। उत्तर प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट किया है और हमने मेरा ही विभाग है जो उसकी तैयारियां करना शुरू कर रहा है, क्योंकि कैबिनेट तक ले जाना पड़ेगा, एक पॉलिसी के तहत लेकर आना है। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग का, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा हटके SEZ से, जो भी इंपोर्ट करता है अपना रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल की पहले उनको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब आप ड्यूटी ना पे करते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग, जो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है वहां पे लेकर आएंगे। वहां पर कहीं आपने एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है उसको नेट करके मीट आउट कर दिया जाएगा। उसमें आपको फिर ड्यूटी नहीं लगेगी आपकी। मगर आपने देश के अंदर बेचा तो जब आप मैन्युफैक्चर करके उसको बेचना शुरू करेंगे तो आप उसकी फिर ड्यूटी देंगे। इससे एक उद्योग को, उद्यमी को जो एक वर्किंग कैपिटल होता है, जो पूंजी चाहिए होती है कार्य करने, कार्यशील जो पूंजी कहते हैं वर्किंग कैपिटल, उसकी आवश्यकता फिर कम होगी और इससे उन लोगों का उद्योग थोड़ा, उन लोगों को जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी लोड कम पड़ेगा और वो सस्ती होगी। तो ये हमने एक एक्सेप्ट करते हुए इसकी तैयारी अब हम कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंटेशन के बाद कैबिनेट में हम लोग उसको लेकर आएंगे। तो ये एक, मैं जो कह रहा था, जब समय बदलता है तो हर चीजों को नए तरीके से हम लोग को देखना चाहिए। तो ये आउट ऑफ बॉक्स, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। बिजली की कुछ आप लोगों ने बात करी थी, मेरे ख्याल से मनमोहन अग्रवाल जी ने बात करी थी। मनमोहन जी, देखिए बिजली का भी आप लोगों का, देखिए मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की बिजली महंगी है। उत्तर प्रदेश की बिजली महंगा होने का एक लेगेसी का कारण है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चोरियां होती रही, ट्रांसमिशन लॉसेस होते रहे कि वो 3 साल में आप 8 रुपए 9 रुपए से गिरा के आप उसको 4 रुपए 5 रुपए नहीं कर पाएंगे। सरकार को बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी। जब सब्सिडी सरकार देगी तो घूम के आप ही की जेब से फिर सरकार को भी लेना पड़ेगा। सरकार कहीं और से नहीं दे सकती, या केंद्र सरकार दे, वो केंद्र सरकार भी नहीं देगी, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से ही कवर करती है।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अब ओपन एक्सेस सिस्टम हो रहा है। ओपन एक्सेस सिस्टम में आप लोगों को बिजली सस्ती मिल सकती है, उसमें आपको कोई, हम लोग उसको जो उसके जो लाइसेंस देने की जो ओपन एक्सेस का, उसकी भी हम लोगों ने काफी अब प्रक्रिया बहुत ही सरल कर रखी है। अब आपकी कठिनाई ये आएगी कि आपके जो उद्योग है, कुछ उद्योग अब क्लस्टर में नहीं है, आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स में नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से डेवलप नहीं किया। मगर अब आपका एसोसिएशन है, आपके एसोसिएशन में आप कहते हो 8000 एमएसएमईज है, आप उन एमएसएमईज को अपने ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने आप इकट्ठा कर सकते हैं, कितनों में आप एक साथ उसका मीटरिंग की, ओपन एक्सेस की आप फैसिलिटेशन करवा सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा इस पे आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो बिजली सस्ती होगी। हाँ, जो बड़े उद्योग वाले हैं, जो बड़े फैक्ट्रीज, जो मोबाइल्स वाले हैं, ये सब है, वो आज ओपन एक्सेस के माध्यम से, ये ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर, वो सब आज ओपन एक्सेस के माध्यम से सस्ती बिजली ले रहे हैं, इसलिए यूपी कॉम्पिटिटिव होता है। मैंने एक तरीका आपको बताया है, उसके लिए थोड़ा सा आप एसोसिएशंस वाले भी आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग प्रयास करें तो जरूर फायदा मिलेगा। और जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा, मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते मेरा पूरा विभाग आप लोगों को बिजली विभाग के साथ पूरी की पूरी मदद करेगा। आपने कुछ ईसीजीसी के बारे में बोला था, तो उसमें कहीं मेरे को थोड़ा और डिटेल में दे तो मैं उसमें जरूर बात करूंगा, क्या हम लोग कोई रास्ता निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी आपने जरूर रखी थी, एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में मैं जो कहूंगा वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। उसमें जो आपने पेपर में पढ़ा, यहाँ पे आपने मैं जो कहूंगा सही पढ़ा। एक्सपोर्ट में हम लोग फ्रेट इक्वलाइजर लेकर आ रहे हैं कि फ्रेट को हम सब्सिडाइज करेंगे, वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी वो आ भी जाएगी, तो इस दिशा में हम लोग का काम हो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से मैं बहुत चीजें कवर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है इस समय एक निवेश के दृष्टि से बहुत एक इम्पोर्टेंट राज्य बन गया है देश का। इसका कारण अनेक है। लॉ, जो एक सरकार है उसमें नेतृत्व है, कानून व्यवस्था है, नए रिफॉर्म्स हैं, हम एक्सेप्ट करने को, हमारे पास बहुत बढ़िया लैंड बैंक तैयार हो गया है। लैंड बैंक खाली नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही नहीं, लखनऊ, कानपुर ही नहीं, अन्य जगह भी, बुंदेलखंड जैसी जगह में भी हो रहा है। हम लोगों के पास जो पॉलिसीज हैं उसको भी वो अच्छी तैयार कर रहे हैं। एक जो उत्तर प्रदेश में ना करने की एक आदत थी, वो करने की आदत एक परिवर्तित हो गई है, बहुत बड़ी चीज है। मैं ज्यादा तो नहीं, मगर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का भी एक सरकार ने ठान लिया है, और जहां भी कुछ होता है वहां पे अंकुश लगता है। ये सब चीजें जो है ये उत्तर प्रदेश को हेल्प कर रही हैं, और मेरा ये मानना है जो प्रवासी लोग आए हैं वो आज उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पूंजी बन गए हैं, और ये पूंजी जो है उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने में भी मदद करेगी, क्योंकि हमें अभी तक तो स्किल करने की आवश्यकता पड़ रही थी, मगर जो बाहर से लोग आए हैं, मुंबई से आए, कर्नाटका से आए, गुजरात से आए, वो स्किल्ड होकर आए हैं, तो हमारे को बहुत बड़ी पूंजी मिली है, उसको हमें संभाल के रखना है। इसीलिए उनको उद्योग के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। बैंकों की कुछ कठिनाई है, मगर मैं स्वयं अब जो बड़े बैंक हैं, 9 बड़े बैंक हैं, उन लोगों के साथ मैं हमेशा बैठ रहा हूं, हर 15-20 दिन पे बैठ रहा हूं। हमारा जो डीआईसी ऑफिस है वहां पे हम लोग उनके माध्यम से आपसे उसकी चर्चा करते हैं। हम लोगों ने जो एक एमएसएमई साथी बनाया है, एक ऐप बनाया है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, हिंदुस्तान हिंदी के माध्यम से, एमएसएमई जो साथी है वो उसका प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं, आप भी उसके बारे में कहें। उस पे हर एमएसएमई यूनिट वाला जो है, वो यूनिट्स वाले हैं, वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करें। आप उस पर रजिस्टर होते हैं तो आपको बहुत सुविधाएं हम दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा जरूर प्रयास सब लोग करें, सब एसोसिएशंस वाले करें।
मेरे ख्याल से जो ओपनिंग रिमार्क की तरफ से मैं दिग्विजय सिंह जी, मेरे को इतना ही कहना था। कहने को बहुत लंबा हो जाता है मगर मैं अपने आप को यहाँ सीमित रखता हूँ। शायद हो सकता है कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे तो उसमें भी कुछ जवाब दूंगा तो शायद वो बातें और भी निकल आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।